Hello children, नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को डॉक्टर बनाया है और अब आपकी बारी है। इसलिए मेरे लेक्चर्स को बेटा ध्यान से सुनो, उनको फॉलो करो और अच्छे से मेरे लेक्चर्स को रिपीट में सुनो बेटा, रिपीट में सुनो, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं करूंगी जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने से रोके। तो हम सबका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से एम्स के अंदर अपनी जगह बनाना। इसके लिए हमें क्या करना, फॉलो करना पड़ेगा बेटा, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए रेगुलर लेक्चर अटेंड करो। रेगुलर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक एनकोड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो उस बुक को मेरे प्यारे बच्चों, उस बुक को अच्छी तरीके से हम डिकोड करेंगे। इसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो भी मैं आपको दूंगी। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और आपकी एम्स तक की जर्नी को बहुत ही ईजी बनाइए। हम स्टोरी के रूप में बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ेंगे कि आपको 360 में से 360 नंबर लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ बने रहो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बेटा, कि मंडे और ट्यूसडे हम लोग +2 का सिलेबस करेंगे और वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग +1 का सिलेबस करेंगे। तो लास्ट वीक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म +2 का शुरू करा था, तो जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, जुवेनाइल स्टेज, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उनके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी की थी। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इजी गोइंग प्रोसेस है, उसमें माइटोसिस हो रहा है, एक ही बार में बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल बन रहे हैं, इतना फास्ट प्रोसेस है, तो नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बनाया ही क्यों? इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों गए? क्यों नहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रहे? कितने सारी आपकी एल्गी हैं, कितने सारे प्रोटिस्टा के एनिमल्स हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही पसंद नहीं करते हैं बेटा। उनको उनका एक ही एम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है बेटा, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रास्ता अपनाते हैं अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, अदरवाइज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लेते हैं। आखिर नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों बनाया? क्या मकसद था बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही मकसद है, अडप्टेशन। अडप्टेशन एंड इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, वैरायटी बनती है, चेंजेस आते हैं। तो जिस वजह से जो एनिमल्स होता है वो अपने जो एनिमल्स होता है जो अपने पेरेंट इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशंस आते हैं, हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। सोचो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये संसार बिल्कुल सेम होता, कितना मोनोटोनस ये संसार होता और हमें किसी भी चीज में रुचि ही नहीं होती। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, उससे वेरिएशंस आते हैं, उससे वैरायटी मिलती है और इसी वेरिएशंस और वैरायटी की वजह से जो इंडिविजुअल है वो बेटर एनवायरनमेंट में इवॉल्व होता है और उसके साथ साथ अडप्ट होता है। तो इसीलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी इवोल्यूशन के लिए एज वेल एज अडप्टेशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द development of individual. It is the sexual reproduction, it is the development of individual, development of individual through the fusion of gametes. जो गैमीट्स बनते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, ये आपस में फ्यूज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा फेजेस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस।
इस फेज के दौरान क्या होता है बेटा, जहां पर भी वर्ड जेनेसिस आता है, जहां पर भी जेनेसिस आता है, इसका मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इस फेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनते हैं। कौन से प्रोसेस से बनते हैं, वेरी करेक्ट, मियोसिस। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। मेल इंडिविजुअल मेल गैमीट बनाता है, फीमेल फीमेल गैमीट्स बनाती है, और बाद में दोनों का फ्यूजन होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमारा क्या है बेटा, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनते हैं, कैसे प्रोसेस से बनते हैं, कि कौन कौन सी स्टेजेस इसके अंदर होती है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको बेटा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सेकंड हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। सेकंड हमारा होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। अब गैमीट तो बन गई है, अब गैमीट क्या करेंगे बेटा, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे और सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट इज, याद रखना बेटा, जाइगोट इज सिंगल सेल बट डिप्लॉयड, क्योंकि मेल का एक न्यूक्लियस और फीमेल का एक न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करता है तो दो न्यूक्लियस जाइगोट के पास हो जाते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉयड कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्म डिप्लॉयड सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट बनता है बेटा, सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा थर्ड फेज, इसका होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर वर्ड आया इसमें जेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बेटा फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, अब क्योंकि हमारा जाइगोट बना है, क्योंकि हमारा क्या बना है, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, और हमारा एम्ब्रियो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है, डिटेल बिल्कुल बेटा चिंता मत करो, ये मत सोचो कि ये तो हम सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं। बेटा ये मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, हम डिटेल मान्यूट डिटेल भी स्टडी करेंगे, और आपको एक एक फेज इतने खूबसूरत तरीके से मैं समझाऊंगी कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। मोरूला स्टेज बनती है, ब्लास्टूला स्टेज बनती है, देन गैस्ट्रूला बनती है, और इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। ओके, एंड द लास्ट फेज डेवलपमेंट, एंड द लास्ट फेज इज द डेवलपमेंट। अब जो हमारा एम्ब्रियो बन गया है उससे डेवलप होता है। कौन डेवलप होते हैं, आप, मैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं, आप सब किससे डेवलप हुए हैं, एम्ब्रियो से। सो डेवलपमेंट मतलब डेवलप ऑफ इंडिविजुअल्स या फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से इंडिविजुअल के बनने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल का बनना। कैसे बनता है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। बट ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको डिफरेंट स्टेजेस में बांटा हुआ है। ओके, पहली स्टेज हमने पढ़ी गैमीटोजेनेसिस, यानी कि इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। दूसरी स्टेज हमने पढ़ी है बेटा
फर्टिलाइजेशन, जो गैमीट बने हैं मेल और फीमेल गैमीट वो आपस में जाके फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइज्ड होते हैं। थर्ड स्टेज बेटा हमने पढ़ी है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके अंदर जो जाइगोट हमारा बना है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है हमारा जाइगोट, उससे एम्ब्रियो बनता है। और फोर्थ स्टेज हमने पढ़ी है डेवलपमेंट, जिससे इंडिविजुअल बनता है। किससे बनता है बेटा? एम्ब्रियो से। अब हम बेटा इसके अंदर पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के अंदर इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्लियर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो पहले सेक्स ऑर्गन्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पहले जो गैमीट्स हुआ करते थे उसमें पता भी नहीं होता था कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। तो अगर हम अपने पिछले स्टडीज में जाएंगे या पिछले अगर हम जिंदगी में जाएंगे तो बहुत साल पहले तो कोई पता नहीं चलता था कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब समय की जरूरत को देखते हुए सेक्स ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप हुए, ठीक है। पहले जो गैमीट्स हुआ करते थे बेटा वो आइसोगैमस हुआ करते थे। आइसोगैमस का मतलब होता है कि दोनों के दोनों गैमीट बिल्कुल सिमिलर है, ना तो हमें पता चल रहा है कौन सा मेल गैमीट है, ना ही हमें पता चल रहा है कौन सा फीमेल गैमीट है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले कोई मेल और फीमेल गैमीट नहीं हुआ करता था, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। फिर धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए। ये जो सेक्स ऑर्गन्स बेटा डेवलप हुए वो प्योरली डिपेंड करते थे एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन अर्लियर स्टेजेस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर सेक्स ऑर्गन, जो पहले सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए वो टोटली डिपेंड करते थे बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर पर, एनवायरमेंटल फैक्टर पे। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसके अंदर हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हो गए। अब ये जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है ये एनवायरनमेंट पर एज वेल एज हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। हम एंडोक्राइन सिस्टम के में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कितने सारे हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। समझ आया बेटा? पहले नहीं पता होता था कौन सा गैमीट कैसा है, मेल है फीमेल है, कुछ नहीं पता होता था। धीरे धीरे नेचर ने सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप किया, लेकिन वो भी प्योरली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते थे। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आई, हार्मोन्स ने अपनी जगह बना ली कि ऐसा कैसे हो सकता है, एनवायरनमेंट अकेला कैसे डिसाइड कर सकता है, इट वॉज हार्मोन ऑल्सो जो डिसाइड करते हैं। तो हार्मोन एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो कि प्रोटिस्टेंस है या सिंपल एल्गी है। क्या बेटा? प्रोटिस्टेंस या फिर सिंपल एल्गा। ये क्या करती है बेटा? ये जनरली, अब जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना जनरली एनिमल्स अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे। अब ऐसा नहीं होता ना बेटा कि हर कंडीशन फेवरेबल है आपके लिए। भाई मौसम भी बदलते रहते हैं, आप लाइफ भी आप जीते हैं तो लाइफ में भी देखते हो किसी दिन आप बहुत ही लो फील करते हो और किसी दिन आप बहुत ही खुश होते हो। तो जो हमारी लाइफ है वो भी इसी तरीके से बनी हुई है बेटा, उसमें भी बायोलॉजी है। हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसी तरीके से नेचर भी अपने बहुत सारे रंग हमें दिखाता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बसंत का मौसम होता है, तो कभी बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हमें दिखाई देते हैं। तो नेचर भी हमें अपने बहुत सारे रंग दिखाता है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये जनरली फेवरेबल जो उनकी कंडीशन होती है उसके अंदर ये ब्रीड करना पसंद करते हैं, लेकिन हर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। तो जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पसंद करते हैं। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पसंद करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनो बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी इनको खाना पानी कुछ मिलता ही नहीं है, उस केस के अंदर
उस केस के अंदर ये गैमीट्स बनाते हैं, उस केस में ये गैमीट्स बनाते हैं और इन गैमीट्स को हम कहते हैं एसेक्सुअल स्टार्व्ड मतलब भूखे, जिनके पास खाना ही नहीं है, स्टार्व्ड एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, स्टार्व्ड एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये गैमीट्स बनाते हैं और फिर ये गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं, ये गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं। देख रहे हो बेटा, नहीं चाहते ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हटना, लेकिन जब कंडीशन ही फेवर में नहीं हो तो क्या करें। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, जब तक उसको बाहर खाने को मिलता रहता है आराम से, तो वो नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, कमाए, कुछ अपना स्ट्रगल करे। लेकिन जब पर्सन, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, इस केस में वो बाहर निकलना, उस केस में उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो बाहर जाए, अर्न करे, अपने घर वालों को भी खिलाए। तो ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन एनिमल्स के साथ भी होती है बेटा। तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अपनाते हैं। इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, गैमीट्स बनते हैं, इन गैमीट्स को स्टार्व्ड एसेक्सुअल स्पोर्ट्स भी कहते हैं। ये गैमीट्स फिर फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये जाइगोट इंडिविजुअल में कब बनता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इतने ये क्या करता है भाई, आपको लगेगा ये जाइगोट तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ये जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं अपने चारों तरफ। जाइगोट क्या करते हैं बेटा, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर देते हैं ताकि वो अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट या प्रीडेटर अपने आप को उससे बचा सके। ये जो थिक वॉल डेवलप करते हैं, ऐसे जाइगोट को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जाइगोस्पोर इंडिविजुअल बनते हैं। ओके, जाइगोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है इंडिविजुअल्स में जब फेवरेबल कंडीशन आती है। तो देखो बेटा, जो लोअर एनिमल है वहां से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन लोअर एनिमल ने इसको अपनाया नहीं, इसको अडॉप्ट नहीं किया। उनको तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोअर एनिमल प्रेफर करते हैं, तब उनके लिए कंडीशन फेवर में नहीं होती है। ठीक है, इस मोड में ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। और भी बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी मैं बातें आपको बताऊंगी इसके लिए, लेकिन आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा? हम दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। नंबर 1 सिनगैमी, ओके। नंबर 2 सिनगैमी, नंबर 2 कॉन्जुगेशन। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम भी बताया था दूसरा, आपको याद रखने हैं वो नाम कौन कौन। जो बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं वो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाले हुए हैं, प्लीज आप मेरा वो लास्ट लेक्चर अटेंड करें ताकि आपको यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिनजेनेसिस भी कहते हैं, एम्फीगोनी भी कहते हैं, एज वेल एज एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं और आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा सिनगैमी। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है बेटा फ्यूजन, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी मतलब गैमीट्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट। सिंपल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी वही इसकी डेफिनेशन है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, कंप्लीट फ्यूजन होता है, परमानेंट होता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएंगे बाद में, तो ये कंप्लीट होता है और ये परमानेंट फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बेसिस पर सिनगैमी, इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेटा सिनगैमी को, एंडोगैमी एज वेल एज एक्सोगैमी। एंडोगैमी एज वेल एज एक्सोगैमी। एंडोगैमी का दूसरा नाम है बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक्सोगैमी का दूसरा नाम है बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर क्या होता है, यूनिपेरेंटल, इट इज यूनिपेरेंटल, यानी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। एंडोगैमी क्या होता है बेटा, इट इज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वही पेरेंट मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट एंड दे फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट। ओके, तो इस केस के अंदर बेटा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट एक ही पेरेंट से आए हैं, इस केस के अंदर वेरिएशंस नहीं आ पाते हैं, इस केस के अंदर वेरिएशंस नहीं आ पाते हैं। वेरिएशंस नहीं आने के कारण ये एंडोगैमी इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। सो एंडोगैमी इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। क्यों? क्योंकि यूनिपेरेंटल है, मेल और फीमेल गैमीट एक से ही बनते हैं, जिस वजह से वेरिएशंस नहीं आ पाता है। एग्जाम्पल आप इसका टेपवर्म ले सकते हैं। टेपवर्म का जोलॉजिकल नेम क्या है, टेनिया सोलियम। ठीक है बेटा, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर अराइज फ्रॉम द सेम पेरेंट। तो जिस वजह से इनमें वेरिएशंस नहीं आ पाता है और वेरिएशंस नहीं आने के कारण ये होमोजाइगोसिटी को प्रिफर करते हैं, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब इसके अंदर इट इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल मतलब इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं बेटा। जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल पेरेंट है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, दोनों फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट अलग अलग आते हैं, मेल गैमीट मेल इंडिविजुअल से, फीमेल गैमीट फीमेल इंडिविजुअल से आता है। इस वजह से जब फर्टिलाइजेशन होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है गैमीट्स बनने में, उस कारण क्रॉस फर्टिलाइजेशन में वेरिएशंस आते हैं, वैरायटी आती है। ओके, वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से इट प्रिफर या इट इंक्रीजेस हेट्रोजाइगोसिटी। ओके, इट इंक्रीजेस हेट्रोजाइगोसिटी। ओके, समझ आया बेटा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होमोजाइगोसिटी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हेट्रोजाइगोसिटी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूनिपेरेंटल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाइपेरेंटल। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से वेरिएशंस आते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से वेरिएशंस नहीं आते हैं। वैरायटी लाने के लिए बहुत सारे बाइसेक्सुअल एनिमल ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पसंद करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बजाय, जैसे कि अर्थवॉर्म, जैसे कि लीच। ये भी बाइसेक्सुअल है, इसमें भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनके जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल है ये मैच्योर डिफरेंट टाइम पे होते हैं। जो भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। नेचर ने कितनी अच्छी चीज बनाई है बेटा, देखो इवोल्यूशन का ब्यूटी देखो बेटा। बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर टेपवर्म है जिसमें सेम टाइम पे मैच्योरिटी होती है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, कोई वेरिएशंस नहीं आता, होमोजाइगोसिटी रहती है। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइज सेम अर्थवॉर्म के अंदर देखो हर्मेफ्रोडाइट है, नेचर ने उसको भी सेम दिया है, लेकिन मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग कर दिया, जिसकी वजह से कभी में किसी ऑर्गेनिज्म में हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोटेंड्री, व्हाट इज प्रोटगाइनी, हम सब पढ़ेंगे बेटा आगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आपके लिए अभी इतना जानना जरूरी है कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं बाइसेक्सुअल होते हुए भी, क्योंकि इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं बच्चों आपको इवोल्यूशन के बारे में बता रही थी ना कि पहले गैमीट्स का पता ही नहीं चलता था। अब मैं आपको डिफरेंट गैमीट्स के बारे में बताऊंगी और मैं आपको कुछ टर्म्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके बेटा, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि विद्या जो होती है बेटा बांटने से बढ़ती है। नॉलेज जितनी आप शेयर करोगे उतनी आपके पास ज्यादा आएगी, इसलिए उसको कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग और मेरे लाइक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बेहतरीन लेक्चर तैयार कर सकूं। ठीक है बेटा, अब हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स के बारे में पढ़ते हैं, किस किस तरह के गैमीट्स होते हैं। नंबर 1, आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स देखो बेटा, नाम से ही क्लियर है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। आइसोगैमीट्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। उनका साइज सेम होता है, शेप सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गैमीट बोथ आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली सेम होते हैं, ऐसे गैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। बेटा इन गैमीट्स के अंदर हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। इन गैमीट्स के अंदर हम नहीं पता लगा सकते। कुछ गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब उनके पास फ्लैजिला होती है जिसकी मदद से वो मूव करते हैं, जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। तो कुछ गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, ऐसे गैमीट्स को हम कहते हैं प्लैनोगैमीट्स। बेटा याद रखना, जो एक एक टर्म मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फ्लैजिलेटेड तो पता होता है लेकिन प्लैनोगैमीट्स नहीं पता होता है, तो आपको याद रखना है प्लैनोगैमीट्स। ठीक है, प्लैनोगैमीट्स कौन से गैमीट्स होते हैं? जिनके अंदर फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला की क्या नीड है? ताकि मूव कर सके गैमीट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जाना भी तो पड़ेगा ना फीमेल के पास, मेल को फीमेल के पास और फीमेल को मेल के पास। ठीक है, तो कैसे मूव करेंगे? पैर तो होते नहीं है इनके पास, कैसे मूव करेंगे? फ्लैजिला होती है इनके पास। ठीक है बेटा, तो फ्लैजिला से ये विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये मूव करते हैं। तो ऐसे गैमीट्स को प्लैनोगैमीट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल बेटा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। कुछ गैमीट्स के पास फ्लैजिला एब्सेंट रहती है, अनफ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट, अनफ्लैजिलेटेड होते हैं। ऐसे गैमीट्स को ए प्लैनोगैमीट कहते हैं। ए मतलब एब्सेंट, ओके, प्लैनो मतलब फ्लैजिला, प्लैनोगैमीट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेटा स्पाइरोगायरा। तो समझ आया बेटा, प्लैनोगैमीट्स मतलब जिनके पास फ्लैजिला होती है, ए प्लैनोगैमीट्स मतलब जिनके पास फ्लैजिला नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ओके, सेकेंड आता है बेटा एनआइसोगैमीट्स। एनआइसोगैमीट्स, एन मतलब सिमिलर नहीं, डिफरेंट। ठीक है, एनआइसोगैमीट्स मतलब डिफरेंट। इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं बेटा, इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं दे आर डिफरेंट। उन फंक्शनली तो सेम होते हैं, फंक्शन तो सेम है दोनों का, फर्टिलाइजेशन करना, लेकिन डिफरेंट होते हैं। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल गैमीट है या कौन सा फीमेल गैमीट है, क्योंकि उनके साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एनआइसोगैमीट्स इवॉल्व करके आया है। आइसोगैमीट्स पहले, एनआइसोगैमीट्स और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आया है, तो इवोल्यूशन हुआ है, एनआइसोगैमीट्स आए हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे आइसोगैमीट्स में मैंने आपको बताया कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, एनआइसोगैमीट्स में हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आइसोगैमीट्स में दोनों ही गैमीट्स एक्टिव रहते हैं, दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों मूव करते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास एनर्जी जो कंटेंट है वो सेम रहता है, दोनों के पास जो न्यूट्रिशियस कंटेंट है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से दोनों में एनर्जी भी उतनी रहती है, जिसकी वजह से दोनों एक्टिव रहते हैं। जबकि एनाइसोगैमीट्स के अंदर जो मेल होता है बेटा वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है
वो फीमेल के अंदर होता है ज्यादा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों है भैया, फीमेल में क्यों ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट दिया है? क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे नेचर ने सारी की सारी जिम्मेदारी फीमेल पर डाल दी। मेल का काम सिर्फ एक ही होता है, अपना डीएनए ट्रांसफर करना। वो अपना डीएनए ट्रांसफर करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर मेल का हायर ऑर्गेनिज्म में कोई काम ही नहीं है बेटा, सिर्फ डीएनए ट्रांसफर करता है, साथ में प्रॉक्सिमल जो आपका ट्यूब्यूल है वो ट्रांसफर करता है। इसके अलावा मेल का कोई काम ही नहीं होता है, सारा काम तो फीमेल करती है। प्लेसेंटा किसमें बनता है? फीमेल में। कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फीमेल के डक्ट में। एम्पुला में होता है ना ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर, तो सारा काम तो फीमेल करती है। प्लेसेंटा वहां बनता है, 9 मंथ तक बेबी कैरी वो करती है, तो सारा काम तो फीमेल करती है। मेल का तो कोई रोल ही नहीं है। मेल का बस इस वजह से फीमेल को हाईली न्यूट्रिशियस, फीमेल का जो एग होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है बेटा। क्यों हाईली न्यूट्रिशियस होता है? क्योंकि वही स्पर्म तो अपना सारा खाना वाना खर्च कर देता है बस मूव करने में, फीमेल के एग के पास ही पहुंचने में उसके पास होता है। जो बेटा मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगी, जब हम आगे और स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको और भी अच्छी चीज बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया ईव क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम आगे स्टडी करते हैं तो मैं बताऊंगी। तो नेचर ने यहां से जिम्मेदारी डालनी चालू कर दी है फीमेल पर। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट किसको ज्यादा दे दिया नाइसोगैमीट में? फीमेल पे। ठीक है, थर्ड हमारा कहते हैं oogamete। oogamete में क्या होता है? जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा मोटाइल भी होता है। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। ठीक है, और जो हमारी फीमेल गैमीट होती है वो लार्ज होती है, कम से कम 1000 टाइम्स लार्ज होती है मेल गैमीट से। एज वेल एज नॉन मोटाइल, मूव भी नहीं कर सकती। साइज बड़ा होने के कारण वो मूव नहीं कर सकती है। मेल के पास, किसी मेल के पास फ्लैजिला होती है, किसी के पास स्पर्म होता है, किसी के पास टेल स्पर्म के पास टेल होती है बेटा मूव करने के लिए। फीमेल के पास ऐसा कोई मोटाइल ऑर्गन नहीं होता जिसकी मदद से वो मूव कर सके। और इसका साइज इतना बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत सारा अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन समेटे हुए होती है और इंतजार कर रही होती है कि जब मेल स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो वो अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो फीमेल गैमीट होते हैं वो लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड्स भी कह सकते हैं। स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स। ओके, और फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं बेटा? एग या ओवा, कुछ भी कह सकते हैं बेटा फीमेल गैमीट को। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की, कितने तरह के गैमीट्स पाए जाते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन से होते हैं, फिर आइसोगैमीट्स आए, फिर एनाइसोगैमीट्स आए और बाद में oogametes आए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, होलोगैमी। आप आइसोगैमी और एनाइसोगैमी भी लिख सकते हो इनको। होलोगैमी, होलोगैमी क्या होता है बेटा? होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म फ्यूज एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। गैमीट्स की तरह ही काम करती है उनकी बॉडी। ओके, गैमीट्स की तरह ही काम करती है। तो होल बॉडी ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और जाइगोट, न्यू इंडिविजुअल बना देती है। तो फ्यूजन ऑफ द entire body of मेल एंड फीमेल की पूरी बॉडी आपस में फ्यूज होती है और क्या बना देती है? न्यू इंडिविजुअल। गैमीट की तरह ही काम करती है पूरी बॉडी। और ये जनरली होलोगैमी हमें देखने को मिलती है ईस्ट में। होलोगैमी हमें देखने को मिलती है ईस्ट में। तो ये याद रखना बेटा, होलोगैमी का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो ईस्ट और होलोगैमी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल बॉडी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टाइप सिनगैमी आपको अच्छे से समझ में आ गया। सिनगैमी क्या होता है बेटा? परमानेंट होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट होता है कॉन्जुगेशन। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, लेकिन
इसमें टेम्परेरी फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? टेम्परेरी फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। टेम्परेरी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। टेम्परेरी फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। जब टेम्परेरी फ्यूज करते हैं तो दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, अपने अपने जेनेटिक मटेरियल, अपना न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर लेते हैं और फ्यूज करके डाई कैरियन या जाइगोट बना देते हैं। बट टेम्परेरी होता है और इस केस में वो अपना न्यूक्लियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमें पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है बेटा। इसके बारे में भी हम जब एनिमल किंगडम करेंगे तो बहुत अच्छे से और ज्यादा स्टडी करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने वाले हैं, मैंने आपको लाइफ स्पैन के फेजेस बताए थे बेटा, डिड यू रिमेम्बर? मैंने आपको लाइफ स्पैन के फेजेस बताए थे कि कैसे जुवेनाइल फेज होता है जिसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। इस दौरान इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। इसके बाद वाला मैंने रिप्रोडक्टिव फेज बताया था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी हम रिप्रोडक्टिव फेज को डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज, अब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है बेटा? इस फेज के अंदर प्यूबर्टी आती है। ठीक है, मेल और फीमेल की प्यूबर्टी की एज डिफरेंट होती है। फीमेल मेल से जल्दी मैच्योर होती है। ठीक है, फीमेल की एज मेल से पहले आती है, प्यूबर्टी की एज आती है जो। इसके अंदर क्या होती है, जब प्यूबर्टी की एज आती है उस वक्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उस वक्त उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। उसे क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप कहोगे कि प्लांट्स में कैसे पता चला कि भाई ये सेक्सुअली मैच्योर है? तो प्लांट्स में जब फ्लावर्स आते हैं बेटा, तो प्लांट्स में जब फ्लावर्स आते हैं तो उसको कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इज द इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द प्लांट्स। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर। इसी के बेसिस पर मैं आपको बताती हूं कि जो प्लांट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और नंबर 2 पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट एंड द पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनो मतलब वन, कार्प मतलब फ्रूट, जो साल में एक बार ही फ्रूट देते हैं और फ्रूट देने के बाद मर जाते हैं। Okay, these type of plants flower only once in their lifetime. Once in their lifetime. साल में नहीं, once in their lifetime and die after flowering. ठीक है, जो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। हम इसमें एनुअल्स भी हो सकते हैं बेटा, बायनियल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि राइस व्हीट एनुअल प्लांट के अंदर आ गए आपके। ठीक है, बहुत कम पेरिनियल प्लांट होते हैं इसके अंदर। जनरली जो इसका एग्जांपल है वो एनुअल और बायनियल प्लांट्स है। इसमें कौन से प्लांट आते हैं? एनुअल एंड बायनियल एंड सम पेरिनियल प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं बेटा? जो फ्रूट्स देते हैं अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार। पॉलीकार्पिक मैनी, जो अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद मैनी टाइम्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और एक डेफिनेट इंटरवल के बाद फिर वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स का जनरली जो एग्जांपल होता है इट इज पेरिनियल प्लांट। एनुअल और बायनियल नहीं शो करते हैं। ठीक है, पेरिनियल प्लांट। समझ आया बेटा? इसी बेसिस पर हम एनिमल की ब्रीडिंग को भी ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कई एनिमल एक ईयर में, एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर टाइम में ही ब्रीड करते हैं।
उन्हें हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या कहते हैं बेटा? सीजनल। ये टर्म मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हर किसी को लगता है अरे ये तो इजी है, बच्चा अपने आप कर लेगा, लेकिन ये टर्म्स ऐसी होती हैं बेटा, इन टर्म्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वरना मेरे लिए भी इजी है, सीधा प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कराओ और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कराओ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करो, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको छोटी छोटी बातें भी शेयर करूंगी ताकि जब आप अपनी बुक पढ़ें तो आपको लगे अरे ये सब तो मुझे आता है, और एक्स्ट्रा भी आपको आप जब मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा भी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके लिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये सब आपने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज सीजनल ब्रीडर्स। व्हाट इज सीजनल ब्रीडर्स? जो पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही ब्रीडिंग करते हैं, उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है। और जो सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, इसके अलावा बेटा जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद थ्रू आउट द लाइफ ब्रीड करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद थ्रू आउट द लाइफ ब्रीड करते हैं, ऐसे ब्रीडर को क्या कहते हैं? अगेन बेटा आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद थ्रू आउट द लाइफ ब्रीड करते हैं, ऐसे ब्रीडर को हम क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। अंडरस्टैंड बेटा? तो एक तो हमने सीजनल ब्रीडर करा, इसका नाम आपको बताना है कि ऐसे जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद कॉन्टिन्यूअस ब्रीड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं। अब बेटा जस्ट फीमेल जो है बेटा, फीमेल के ऊपर मैंने बताया कि फीमेल के ऊपर बहुत सारा भार दे दिया है नेचर ने कि फीमेल को ही सारे काम करते हैं। तो फीमेल के अंदर जितनी भी फीमेल है जिनके अंदर प्लेसेंटा बनता है, अब प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, क्या कैसे हेल्प करता है, कैसे बनता है, ये सब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो जितनी भी फीमेल्स हैं जिसके अंदर प्लेसेंटा बनता है, ठीक है बेटा, तो फीमेल्स जिसके अंदर प्लेसेंटा बनता है, उनकी जो ओवरीज है उनमें साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट ले लो, आप हॉर्मोन्स ले लो, ओवरी ले लो, तो उसमें साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओवरी के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा एस्ट्रस साइकिल। आप ओ लगा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा प्राइमेट्स का, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स में क्या कौन कौन से आते हैं? मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग। मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग। एस्ट्रस साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन प्राइमेट्स का, जैसे कि डियर, डॉग, काउ, कैट, इनका, ठीक है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को दौरान इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ये 4 to 5 डेज तक रहता है। इस दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, वो ब्रेक होती रहती है और ब्लड के साथ बाहर आती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज ये 4 to 5 डेज रहता है। फिर हमारा आता है प्रोलिफरेटिव फेज और देन लास्ट आता है सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से फेज में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज कौन कौन से हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, हम डिटेल में करेंगे बेटा इसको, इसमें हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है सब कुछ डिटेल में करेंगे, एज वेल एज सेक्रेटरी फेज। तो इस दौरान क्या होता है, ओवरीज के अंदर साइक्लिक चेंजेस जब आते हैं, उस दौरान क्या होता है, यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ब्रेक हो जाती है बेटा, ठीक है, और वो बाहर आती है। और एस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल के अंदर कोई ब्लीडिंग फेज नहीं होता है, इसको हीट फेज कहते हैं, जिसे हम यहाँ ब्लीडिंग फेज कहते हैं, वहां उसको ईस्ट्रस फेज या
हीट फेज कहते हैं, ईस्ट्रस फेज या फिर हीट फेज। ये अलग अलग, जैसे काउ में ये 24 आवर्स का होता है, 12 से 24 घंटे का होता है, तो हर एक में अलग अलग फेज होता है। तो एक एस्ट्रस फेज आता है, उसके बाद पैसिव फेज आता है, या फिर एनेस्ट्रस फेज, या फिर एनेस्ट्रस फेज, पैसिव फेज या फिर एनेस्ट्रस फेज आता है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। इस दौरान जो इनर लाइनिंग यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर नहीं आती है टूट के, वो अंदर ही रीअब्सॉर्ब हो जाती है, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ में एनिमल्स में ब्लीडिंग होती है, जैसे कि डॉग। बट जनरली जो एस्ट्रस साइकिल होती है उसको हीट पीरियड कहते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। उसके बाद एनेस्ट्रस फेज होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर नहीं आती है। तो एस्ट्रस फेज और मेंस्ट्रुअल फेज में ये मेजर डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है बेटा कि मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान फीमेल डू नॉट डिजायर टू हैव अ सेक्स, बट एस्ट्रस फेज के अंदर फीमेल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव अ सेक्स। तो कॉपुलेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान नहीं होता है, बट एस्ट्रस फेज के दौरान हो पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेज होते हैं, और एस्ट्रस साइकिल के अंदर ईस्ट्रस फेज के बाद इनएस्ट्रस फेज होता है। ठीक है, इनके हार्मोन के बारे में, और ये मैंने आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है बेटा, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कुछ आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तैयार होके आना और मेरे लेक्चर को देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे बेटा कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।